आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम भारत भूषण हुआ। तो क्या लग रहा है भरत भूषण जी के बिहार विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है और बहुत ही करीब वक्त आ गया है, तो क्या लग रहा है कि बिहार में नया सरकार बनने जा रही है? निश्चित रूप से बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगा, क्योंकि छात्र नौजवानों की आस्था तेजस्वी प्रसाद जी के प्रति बढ़ी है। जैसा कि पिछले चुनाव में तेजस्वी जी ने कहा था कि हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रत्येक साल 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। वही नीतीश कुमार जी बोलते थे कि अपने बाप घर से नौकरी देगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी जो नीतीश जी को लालू जी के शरण में जाना पड़ा और तेजस्वी प्रसाद जब उप मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार के सामने एक दिन में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। जो बिहार का युवा भगवान को दर्शन करना सुलभ मानता था, नौकरी पाना कठिन मानता था, एक तरह से अकल्पनीय हो गया था। जो बिहार में पढ़ा लिखा नौजवान वो निराश हो चुका था, उसे नहीं लग रहा था कि हमें नौकरी भी मिलेगी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी ने वह करके दिखाया। वह विश्वास उन्होंने बिहार के आवाम सब नौजवानों छात्र युवाओं को एक तरह से अंतरात्मा में उसके प्रति विश्वास बन चुका है। और इस बार चुनावी घोषणा पत्र में तेजस्वी जी ने कहा कि मैं हर घर में नौकरी दूंगा, संविदा पर जो भी बहाल है उसको परमानेंट करूंगा, हर एक माँ बहन को 2500 रुपया महीना दूंगा। क्या ये पैसेबल है कि हर घर में नौकरी दे पाएंगे? अब यही तो बात थी जो नीतीश कुमार जी कह रहे थे, जो अपने बाप घर से देगा, तो उसने तो करके दिखाया। दूसरी बात, एक बात समझिए, पॉसिबल कैसे नहीं है। अभी आप हाईवे बना रहे हो, आप जो है सो कहते हैं एयरपोर्ट बना रहे हो, बिहार में जो कल कारखाने थे उसको आप चलाने की तो कभी सोच नहीं रहे हो। तो जो युवा, जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, तो नौकरी तो देना बंद कर दिया। तो नौकरी देना बंद कर दिया तो वो जो नौकरी मद की जो राशि थी उसी से व्यापारियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, बड़े लोगों के लिए ये सारा अलग अलग विकास का एक देख रहे हैं जो चकाचौंध भरी दुनिया बसा रहे हैं। और यहाँ जो है सो गरीब जो है वो और बदहाल स्थिति में है। जो गरीब के बच्चे हैं पढ़ लिख लिए, उसकी ज़िंदगी अंधकारमय लग रही है। तो ये तो संभव है, हम समावेशी विकास की योजना बनाएंगे। आज़ादी के बाद इस देश में क्या था, लेकिन नेहरू जी ने एक समाजवादी दृष्टिकोण को अपना करके इस देश में बहुत सारे कल कारखाने खोले, बहुत सारे एम्स बनाए, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम खड़ा किए, बहुत कुछ उन्होंने किया। तो ये चीज़ पॉसिबल कैसे नहीं? लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, लेकिन तेजस्वी के भाई उनसे अलग होकर एक नई पार्टी बना ली है। भाई तो कैसे संभव है कि वो इसकी तेजस्वी की सरकार बनेगी? बात ये समझ लीजिए, पर तेजस्वी प्रसाद जी महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, शहीद जगदेव प्रसाद, बहुत ऐसे महापुरुष जिनके द्वारा सामंतवादियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ जो समाज में एक विषमता थी, इधर के लोगों को न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, उसकी लड़ाई लड़ते रहने वाले जो महापुरुष थे, वो महापुरुषों की लड़ाई में उसको अमली जामा पहनाने का काम लालू प्रसाद जी अपने कार्यकाल में किया, तो झूठे मुकदमे में फंसा दिया। अभी वर्तमान समय में जो महात्मा फूले से जो वह विचारधारा प्रस्फुटित हुआ था, उसके प्रतिनिधित्व वर्तमान समय में तेजस्वी प्रसाद जी कर रहे हैं, ना कि कोई। सर, एक ये सवाल है कि MY का समीकरण है, तो हमारे जो ओवैसी साहब हैं जो AIM पार्टी से आते हैं, तो उनके 4 विधायक आपके RJD में आ गए थे, जिसमें से अभी 3 विधायक को टिकट न मिला, 1 को टिकट मिला। तो MY को आप कैसे लेके चलेंगे इसमें? हम MY और किसी भी जनता को किसी धर्म और मजहब के आधार पर नहीं बांटना चाहते हैं। MY क्या होता है? जनता के लिए लोकतंत्र है। और लालू प्रसाद जी गरीब, जो सदियों से जो वंचित समुदाय था, उस वंचितों को आवाज़ दिया, मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाया। वो सब गरीब गुरबा वंचित समुदाय के नेता। ये तो मीडिया
जो प्रबुद्ध वर्ग कहलाते हैं, जो मनोवादी हैं, वो लोग जातीय घेरे में लालू जी जैसे विचारधारा और विराट व्यक्तित्व को एक जात के इर्द गिर्द ऐसे करके प्रचारित किया। हम मुसलमान भाई से भी आग्रह करेंगे, ये मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह भी करूंगा, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। यही मधुबनी लोकसभा या बिस्फी विधानसभा में उदाहरण दे देना चाहता हूँ। अभी के दौर में जब से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो उभार हुआ, तब से कहा जाता है जो मुस्लिम बहुल है मधुबनी और मुस्लिम बहुल है बिस्फी। लेकिन राजकुमार पूर्वी कम्युनिस्ट पार्टी के 5 बार MLA वहाँ से रह चुके हैं। मधुबनी पार्लियामेंट से कॉमरेड भोगेंद्र झा 5 बार ये भी लोकसभा सदस्य रहे हैं। जहाँ 100% मुस्लिम मतदाता है, वहाँ भी हमने देखा है जो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दे करके मुसलमान कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को वोट करते थे। आपको उदाहरण है बिस्फी से, लगातार 5 बार राजकुमार पूर्वे जी जीते, भोगेंद्र झा जीते, और मुसलमानों का वोट मुसलमान उम्मीदवार को नहीं देखता था, विचारधारा की बात करता था। इसमें मत बांटिए, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, एक वैचारिक लोकतंत्र एक विचारधारा से चलता है, न कि किसी जात मजहब के आधार पर। आज ओबीसी साहब 19% की बात कर रहे हैं। अगर यही तो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का, तो यही एक आधार है, लोगों को दिखा रहा है कि देखो ओबीसी क्या बोल रहा है, 19% 81% एकजुट हो जाओ। और उस धारा को रोकने का एक मजबूती से काम कर रहा है तो लालू प्रसाद जी का विचारधारा राम रथ को रोका। और मुसलमानों के हित में जब भी नफरत का हवा फैला है, तो लालू प्रसाद को मानने वाले जो बहुसंख्यक समाज है, चाहे यूपी से लेकर के बिहार तक पूरे देश में जो एक इंडिया गठबंधन है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच को कभी भी सफलीभूत नहीं होने देगा। हम ओवैसी साहब से भी आग्रह करेंगे, मत बांटो। लोकतंत्र में जनता बन के रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है? और यही कारण है कि जो भी हमारा मूलभूत नागरिक अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। हमारा सारा चीज़ बेचा जा रहा है, कल कारखाना, रेल से लेकर के आपको हवाई अड्डा तक सारा चीज़, सारी फैक्ट्रियां, सारा चीज़ आपको मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। हमारा जो पढ़ने लिखने का, तालीम का जो एक इंस्टीट्यूट था, जो स्कूल था, कॉलेज था, खंडर होने की स्थिति में चला गया है, प्राइवेटेशन की तरफ बढ़ रहा है। हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता को भटका रहे हैं। और जनता को भटकाना, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, ताकि उसका व्यापारी मित्र पूंजीपति वर्ग इस देश के जो राजस्व का जो एक स्रोत है, जो खजाना है, उसको लूटना, सारा संसाधन पर मात्र कुछ मुट्ठी भर लोगों का काबिज कराना, यही तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है। तो इसीलिए हम सबों से आग्रह करेंगे, बेहतर लोकतंत्र के लिए आप आइए। सबों की कुर्बानी है, सबों की कुर्बानी है इस देश की आज़ादी में। अगर ऐसा रहता तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो आह्वान किया था, तो सारे मुसलमान भाई चले जाते। लेकिन उस समय में भी यही टैक्टिक्स चला था। मुस्लिम लीग के समर्थन से हिंदू महासभा का जो मुखर आवाज़ थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने सरकार बनाने का काम किया था। उस समय में देख लीजिए, वही आज बीजेपी एक विस्तारित रूप में स्थापित हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही स्थापक थे और उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी तो मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर के बनाया था। तो ये टैक्टिक्स है, अंदर खाने की बात है। सर, एक सवाल आपसे ये भी है कि यहाँ के MP अशोक यादव जो है, उनका कहना है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं तो मेरा है, रोड पे चलते हो मेरा है, सारा विकास श्रेय वो अपने आप पे लेते हैं, वो कहते हैं कि किसी का नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं उनकी इन बातों की भर्त्सना करता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का खजाना किसी के बाप का नहीं है। और जो अनाज और जो रोड सड़क की अगर बात करते हैं, ये लालू प्रसाद जी संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। लाल कार्ड और पीला कार्ड, गरीबों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था, लालू प्रसाद उस पार्टी के अध्यक्ष थे। उसी समय में लाल कार्ड और पीला कार्ड 35 किलो अनाज गरीबों को देने की शुरुआत हुई थी। रोड सड़क की अगर बात करेंगे, आज ग्रामीण सड़क जो आज पक्कीकृत दिख रहा है, वह लालू प्रसाद यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद जी के पार्टी के रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बने थे। 250 वाली आबादी के टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने की कार्य योजना के शुभारंभ उसी सरकार में हुआ था।
दूसरी बात ये आती है, ये सांसद अगर इस तरह की बात बोले हैं तो निश्चित रूप से वह बहुत ही घृणात्मक वातावरण बनाने का एक उसका कुत्सित मकसद है। अब जैसा कि ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, अगर ऐसा हो, देश के स्तर पर जो भी विकास का कार्यक्रम अगर चलता है, ये तो जनता के राजस्व उगाही करके और उसी हिसाब से सेक्टर वाइज उसका वितरण होता है। आम नागरिक के हित में कौन सी योजनाएं चलाई जाएगी, विकास कार्य में कौन सी योजनाएं चलाई जाएगी, ये तो सारा आम जनता से कलेक्शन करके जो रेवेन्यू होता है उसी से ना वितरित किया जाता है, हर मद में अपने अपने ढंग से। तो कोई किसी के बाप का तो नहीं है, ये जनता का बाप का पैसा है। और जनता अगर ऐसा रहता तो अपने बाप घर से लाता ना, वो दादाजी का उसका ज़मीन कहाँ से आया, कौन मेहनत से इतनी बड़ी ज़मींदारी उनकी चल रही है, किस मेहनत से इतना पेट्रोल पंप और इतना सारा हरियाणा से लेकर के बिहार देश दिल्ली तक इतना संपत्ति हजारों करोड़ का मालिक बना हुआ है। आज बताइए, अगर यह चर्चा आपने छेड़ दिया है, गांव में भी ज़मीन है, कभी उसका बाप दादा मेहनत नहीं किया, मधुबनी में भी है, पटना में भी है, दिल्ली में भी है, करोड़ों का बिल्डिंग भी खड़ा है। अब मेहनत करने वाला आदमी अभी भी गरीब है, मजदूरी कर रहा है, उसका दादा परदादा भी मजदूरी करके किस तरह से दिन में कमाता है तो रात को खाता है। आज भी वही स्थिति है, आज भी उस गरीबों की यही स्थिति है। लेकिन एक तरफ आप देख लीजिए, जो मोदी कर रहा है, उसका गांव में भी कोठा है, ज़मीन है, बम्बई में भी है, दिल्ली में भी है, पटना में भी है और गृह जिला में भी है। कहाँ से संपत्ति लाया? शासन सत्ता की दलाली करके उसका बाप दादा जो है संपत्ति अर्जित किया था और वही लोग लूटा था देश के राजस्व को अपने निजी सुख सुविधा के लिए। जब चंद्रशेखर जी की सरकार बनी थी और केंद्रीय मंत्री इनके अब्बू जी पप्पा जी बने हुए थे, तो क्या क्या कैसे कैसे लूटे। उसी में तो सारा चीज पेट्रोल पंप से लेकर के अब बहुत सारा NH पर हाईवे पर ज़मीन खरीद लिया, दिल्ली हरियाणा में ज़मीन खरीदा। कहाँ ED और CBI का छापा पड़ता है। गरीब का बेटा अगर मेहनत से अगर मधुबनी टाउन में अगर एक कट्ठा ले लिया तो विजिलेंस लग जाता है। क्या सर इस बार समीर महासेठ इस बार हैट्रिक लगाएंगे? हम सबों से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे, ये कुचक्र में नहीं पड़ना है। जनतंत्र, बेहतर जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए और मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रपंच है, उस प्रपंच से आम आवाम को बचाने के लिए हर एक आदमी महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें, ये हमारा आग्रह है, विनती है। नहीं, अगर ऐसे ही ये दौर चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि 19% को अलग करके 81% एक तरफ हो जाओ, ताकि उसकी सत्ता बन के आए। और वही कारण है जो 14 में वो सत्ता में आया था। और जब हम इधर के लोगों से भी अपील करते हैं, शोषित वंचित गरीब तबके के लोगों से, जो भाइयों, या भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके सत्ता तो पा लिया, लेकिन सत्ता पा करके वो आपका आरक्षण समाप्त कर दिया, आपके बाल बच्चों की नौकरी समाप्त कर दी, आपका रोजी रोटी छीन लिया। आज कितनी महंगाई बढ़ गई है, नून तेल हल्दी मसाला से लेकर के सोना चांदी तक, दौड़ दवाई से लेकर किताब पेंसिल तक, इस सब चीज़ को देखो। हम इसीलिए कहना चाहते हैं, ओवैसी और मोदी मिला हुआ है। वह चाहता है जो आप 19% की आवाज़ उठाओ उसमें कट्टरता लाओ, और हम 81% में कट्टरता लाते हैं। दोनों लूटो और हिंदू मुसलमान करके इस देश के संसाधन पर पूंजीपतियों को काबिज करा दो और गरीब को गरीब बना करके कंगाल बना। और अभी एक पार्टी तो और आई है सर, जन स्वराज, प्रशांत किशोर की। ये जन स्वराज तो और बहुत बड़ा दलाल है, कहिएगा कैसे। तो बिहार का सुपर चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की परछाई बन के थे। 3 साल तक यह सुपर चीफ मिनिस्ट्री किया। इनके लिए मुख्यमंत्री आवास से भी बढ़िया बिल्डिंग खड़ा किया गया। कोई एक वैकेंसी निकाला, छात्र जो बेरोजगार थे, इतना जो पेपर लीक हुआ, कभी की आवाज़ निकाला, कोई फैक्ट्री खोलने के लिए आवाज़ उठाया। सुपर चीफ मिनिस्टर था, एक वैकेंसी भी तो युवाओं के लिए निकाल देता, एक फैक्ट्री तो कोई खोलने की बात कर देता। तो ये भी, और यही ना है जो कहता है, जो मोदी को हम ही कहा था, जो 15 लाख कहिए जो युवाओं को निकाला धन ला करके देगा, तो ये चीनी मिल चलेगा तो हम चाय पीने के लिए आएंगे।
हम ही सिखाए थे हर साल 2 लाख युवाओं को कहीं नौकरी देने की। तो जब ये झूठ की स्क्रिप्ट की रचना करके मोदी को झूठा वादा करवा करके लोगों को वोट लेने का काम किया, तो ये खुद क्या करेगा? ये मदारी है, मदारी। भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से इसी को चेहरा मान करके नीतीश कुमार जी को तो पीठ में तो छुरी 2-2 बार घोंप ही दिया था। वो तो लालू जी हैं जो सोचा कि हमारा पिछड़ा है, हमारा भाई है। भारतीय जनता पार्टी तो इसे 2014 में ही समाप्त कर दिया था। फिर आपने देखा लास्ट टाइम में क्या हुआ था। तो ये लालू जी की विराट एक भावना है जो कहता है ये भी हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। भारतीय जनता पार्टी इसके साथ विश्वासघात किया तो इसको मौका दिया। लेकिन ये आदमी अगर स्थिर रहता तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहता। इस देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होते। अभी अगर लालू जी की बातों पर रहते तो आज देश का प्रधानमंत्री बिहार का बेटा नीतीश कुमार रहता। लेकिन ये मनवादी सामंतवादी लोग जो इनके पीठ पीछे दलाली और चाटुकारिता करते हैं, लूट रहे हैं, हर तरह की जो खराब व्यवस्था बना दिया है, जो भ्रष्टाचार हर डेग डेग पर जो पनप गया है, ऐसे लोग नीतीश कुमार जी को बरगला करके लालू जी से अलग कर दिया। नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनने से रह गए और बिहार का जो एक स्वर्णिम इतिहास लिखा था वह भी करीब करीब बंद हो गया। इसीलिए हम आपके माध्यम से हर तबके के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आइए एक बेहतर। और समीर महासेठ जी की आपने बात किया, समीर महासेठ जी हमने देखा इतने व्यवहार कुशल हैं। हर एक आदमी से लगता है कि अपना भाई से मिल रहे हैं। नेता कम बेटा ज़्यादा, बेटा के रूप में इनका जो व्यवहार आचरण। और जब यह मौका मिला तो आज उद्योग जगत जो मृत प्राय था, पंडोल में 3-3 फैक्ट्री इन्होंने लगवाने का काम किया। आज तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि हमारे समीर महासेठ जी उद्योग मंत्री बने थे तो 50,000 करोड़ राशि बिहार के उद्योग जगत के लिए, निवेश के लिए इनके अथक मेहनत से आया था। और हमारे पंडोल में 3-3 फैक्ट्री जो अब तक बन के तैयार है, समीर महासेठ का जी योगदान है। आज जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उनके भी क्षेत्र में इन्हीं के कार्यकाल में स्वीकृति हुआ था इथेनॉल का, सीमेंट का, बहुत सारा। कुछ दिन और रह जाते तो मधुबनी का जो एक औद्योगिक एक पहचान इस रूप में स्थापित होता, पूरे देश दुनिया मधुबनी आते देखते, एक उद्योग जगत के रूप में मधुबनी की पहचान होती। लेकिन फिर से आम जनता इनको आशीर्वाद दे करके भारी मतों से जिताए, तेजस्वी प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मधुबनी का बेटा समीर महासेठ जी भारी भरकम मंत्री तेजस्वी के मुख्यमंत्री काल में बनेंगे। और मधुबनी का जो रुका हुआ काम है, जो मधुबनी का जो एक वैभव था, प्रतिष्ठा था, उसकी पुनर्स्थापना के लिए हमारा मधुबनी का बेटा समीर महासेठ जी की अगुवाई में सब कुछ होगा। इसीलिए समरस समाज बना के हर एक आदमी एक एक वोट यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार को दीजिए, ये अपील आपके माध्यम से करते हैं।